नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के जी के में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के टॉप 10 क्वेश्चन जो रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी ग्रुप डी और सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए और अपनी तैयारी को एक लेवल ऊपर ले जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय गवाए। आपका पहला सवाल है, सिंधु सभ्यता में प्राप्त ग्रेट बाथ किस नगर से संबंधित है? दोस्तों प्रश्न में है सिंधु सभ्यता में प्राप्त ग्रेट बाथ किस नगर से संबंधित है? तो बताइए साथियों, ऑप्शन में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा या लोथल, इनमें से बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? सिंधु सभ्यता में प्राप्त ग्रेट बाथ किस नगर से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है ना दोस्तों, ग्रेट बाथ सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध संरचना है जो मोहनजोदड़ो से मिली है। यह सार्वजनिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों राइट करिएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। चलिए अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक देवताओं की स्तुति किस देवता के लिए की गई? प्रश्न में है, ऋग्वेद में सर्वाधिक देवताओं की स्तुति किस देवता के लिए की गई? ऑप्शन में है वरुण, अग्नि, इंद्र, सोम। बताइए साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या है? और ऋग्वेद में सर्वाधिक देवताओं की स्तुति किस देवता के लिए की गई है? तो देखिए आसान भाषा में समझते हैं। ऋग्वेद में इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है। उन्हें वर्षा, युद्ध और शक्ति का देवता कहा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र, इंद्र देवता। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सभा और समिति का मुख्य कार्य क्या था? प्रश्न में वैदिक काल में सभा और समिति का मुख्य कार्य क्या था? तो देखिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सभा और समिति वैदिक काल की संस्थाएं थी। इनका कार्य राजा को शासन में सलाह देना था। तो दोस्तों राइट आंसर करिएगा प्रशासन एवं जन सहमति। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। जब जब कभी भी आपको एग्जाम में पूछे वैदिक काल में सभा और समिति का मुख्य कार्य क्या था, तो आपको राइट आंसर करना है प्रशासन एवं जन सहमति। प्रशासन एवं जन सहमति आपको राइट आंसर करना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? बताइए साथियों, महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? ऑप्शन में अवंती, कौशल, मगध या वत्स। दोस्तों अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट में जरूर बताएं। तो देखिए समझते हैं इसकी आसान भाषा में। मगध अपनी भौगोलिक स्थिति, लौह खनिज और शक्तिशाली शासकों के कारण सबसे शक्तिशाली बना। यहीं से मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। तो दोस्तों आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, मगध। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। ऑप्शन सी आपको राइट आंसर करना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों प्रश्न में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर थे। उन्होंने अहिंसा और तपस्या पर विशेष बल दिया। तो दोस्तों कौन थे? महावीर स्वामी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित हुई थी। दोस्तों कहाँ? राजगृह में। इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। दोस्तों कहाँ जो है आयोजित की गई थी? तो हो जाएगा राजगृह में बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, मौर्य काल में धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी? दोस्तों प्रश्न है, मौर्य काल में धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी? ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोक या फिर दशरथ। बताइए साथियों इनमें से राइट आंसर कौन है? मौर्य काल में धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी? अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट में बताएं। तो देखिए इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। सम्राट अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धर्म महामात्र नियुक्ति के ये अधिकारी जनता के नैतिक उत्थान का कार्य करते थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है अशोक। दोस्तों
सम्राट अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धर्मामात्र नियुक्ति की? दोस्तों किसने? अशोक ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी अशोक, सम्राट अशोक। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? दोस्तों गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो देखिए गुप्त काल में विज्ञान, गणित, साहित्य और कला का अत्यधिक विकास हुआ, इसी कारण इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों यही वो कारण है जो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए आपका राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी, कला संस्कृति के विकास के कारण। दोस्तों कला संस्कृति के विकास के कारण जो है गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, कला संस्कृति के विकास के कारण। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन में पाणिनि, कालिदास, कौटिल्य, विशाखा दत्त। तो देखिए अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य चाणक्य ने की थी। यह मौर्य काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दोस्तों किसने की थी? कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। चलिए अगला प्रश्न है और इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों प्रश्न में है अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों वो धर्म कौन सा है जो अजंता की गुफाएं संबंधित है? तो देखिए समझते हैं, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ बुद्ध के जीवन से जुड़े चित्र और मूर्तियां मिलती है। दोस्तों किस धर्म से जुड़ी है? तो वह है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म से जो है दोस्तों अजंता की गुफाएं जो संबंधित है। तो दोस्तों ये थे प्राचीन भारत के इतिहास के टॉप 10 क्वेश्चन 26 में रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी और सभी राज्य परीक्षाओं में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।